देयर इज नो फाइनल थियरी, देयर इज नो फाइनल थियरी इन साइंस, कि साइंस में ऐसा कुछ भी फुल एंड फाइनल नहीं है, फाइनल थियरी कुछ भी नहीं है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल और एक कहानी के द्वारा आपको समझाना चाहूंगा। एक कहानी लेते हैं, आपने वो कहानी सुना होगा, चार दोस्त थे, वो जंगल में गए और चारों के चारों अंधे हैं, है ना। बस उनके सारा चीजें सब समझ आती है, बस चारों के चारों अंधे हैं। वो कहीं गए, हाथी देखा उन्होंने, किसी ने बताया था उनको हाथी के बारे में कि हाथी ऐसा होता है, हाथी वैसा होता है। वो गए और उन्होंने क्या पाया कि अब आंख से तो देख नहीं रहे, तो देखेंगे ही ना, हाथ से छुएंगे। तो अब किसी ने हाथी का, जिसने एक पांव पकड़ा, पांव हाथ तो गया उसका पांव पे, तो फिर उसने क्या बताया कि हाथी एक खंबे की तरह होता है ना। और फिर वापस दूसरा आदमी को भेजा जा रहा है, दूसरा मतलब ऐसा कंडीशन सोचो। कहानी फिर से सुनो, कुछ हाइपोथेटिकली हम लोग कहानी बना रहे हैं, हालांकि ये कहानी है। आपने वो कहानी सुना होगा चार दोस्त वाली और हाथी देखने की, है ना। किसी ने बताया कि हाथी ऐसा होता है वैसा होता है, तो चारों अंधे ने क्या कहा, हम एक्सपीरियंस करना चाहते, हम देखना चाहते हैं, है ना। तो उसने बोला हाँ ठीक है, तुम जाओ देख के आओ। तो एक व्यक्ति बैठा हुआ, चार लोगों को भेज रहा अंधे लोगों को। एक आदमी गया, फिर हाथी का अब आंख तो दिख नहीं रहा, तो छुएगा ही ना, तो महसूस किया। तो उसको मान लो कि पाँव पर हाथ उसका गया, तो फिर आके बताया कि हाथी, उसने पूछा हाथी कैसा होता है ना, तुम एक्सपीरियंस करने गए थे तो बताओ, अंधे हो तो उसने बोला ये हाथी खंबे की तरह होता है, क्योंकि उसने पाँव पे देखा था। अब दूसरे को भेजा गया, अब वो गया तो उसका हाथ पेट पे पड़ा, तो ऐसे पूरा देखा तो उसको लगा ये तो बड़ा, तो फिर आके कहा कि तो पहाड़ जैसा है ना। तो तीसरे को भेजा गया, तो अब वो गया मान लो साथ में, तो वहां गया तो फिर उसका संयोग से उसका जो हाथ पड़ा वो कान पे चला गया, कान पे। तो आके उसने कहा हाथी तो सूपा जैसा होता है, मतलब उसने बताया कि सूप की तरह होता है। अब फाइनली एक चौथे था, उसको भेजा गया। अभी चौथा गया तो आगे नहीं गया होगा, पीछे उसका पूंछ उस पे चला गया, आके कहा हाथी तो सांप की तरह होता है। तो दिस इज इन साइंस, ये होता है ऐसा। अब कई साइंटिस्ट हैं, वो नेचर को जिस तरह से फील करेंगे, जिस तरह से वो देखेंगे, जिस तरह से ऑब्जर्व करेंगे, वो अपना थियरी दे देंगे, बोलो है नहीं। तो एक थियरी दिया गया, किसी ने कुछ देखा और एक थियरी दिया, ठीक है। थियरी दिया, उस पे सारे लोग मान लिए, एक्सप्लेन भी कर दिया उसने, दिखा भी दिया सबको। इसका मतलब ये नहीं कि खाली साइंटिस्ट तो बहुत ज्यादा उसको ऑब्जर्व कर रहा है, कई दिन उस पर सोच रहा है, तो शायद एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा दिख पा रहा होगा। और उसने देखा, फिर लोगों को बताया, तो लोग को भी लगा कि हाँ ये सही है। यानी हम लोग ऐसा जूम करो कि सबको अंधे ही है, दुनिया में क्या हकीकत है किसी को नहीं पता। ये कोई नहीं जानता कि हम जो पढ़ रहे हैं आज वो सही ही हो सकता है आने वाले दिन में कुछ चीजें फिर गलत हो, और होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। गति का नियम, है ना। जब जैसा गति के नियम की आप बात कर रहे हो, तो देखो सबसे पहले तो गति का नियम अरस्तु दिया था, है ना। तो अरस्तु ने जो नियम दिया था 300 साल तक चलते रहा। बाद में न्यूटन साहब है तो उसमें संशोधन किया, कहा कि नहीं तो गलत है। तो उसने बताया, उस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, ये आगे पढ़ना है आपको लॉज ऑफ मोशन में, कि अरस्तु की भ्रामिकता, ऐसा कुछ टॉपिक दिया गया है, ठीक है, कंफ्यूजन ऑफ अरस्तु। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जो पूरी दुनिया है, इसमें जो भी साइंटिस्ट जो ऑब्जर्व करते हैं, अपने एक नियम बना देते हैं। अब कोई दूसरा साइंटिस्ट आता है तो किसी थियरी को वो बनाता है कुछ अलग फील करके, अलग ऑब्जर्वेशन से, और वो आता है बताता है कि नहीं हमने उस साइड से भी देखा है, हमने उस साइड से भी देखा है, मैंने बहुत हम अलग तरह के एक्सपीरियंस किए हैं। तो फिर वो बता देता है। अब ये समय बीतते जाता है, और टाइम के बीतने से, बढ़ने से पता क्या चलता है कि पहले वाली जो कुछ थियरी थी वो उस तरह से नहीं देख पाए, और वो आज वर्तमान समय में गलत होता है। जैसे मैं आपको एक डाल्टन की बात बताता हूँ, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि उसने बताया था कि जो एटम होता है वो डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब अविभाज्य है। परमाणु क्या है, अविभाज्य है। अब बताओ, डाल्टन साहब तो बता दिए, लेकिन पता चला जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन खोज दिया और कहा कि नहीं, तो और उसके बाद 3 पार्टिकल खोज दिए गए, आज तो कई पार्टिकल खोज दिए गए हैं इन एटम। तो देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एटम या ऑफ एटम। तो आप क्या देखते हो कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, तो एटम तो टूट गया ना। तो पहले तो बताया गया कि नहीं ये नहीं टूटेगा। अब मान लो उसको फाइनल थ्योरी मान लिया जाता कि हाँ ये सत्य है, जे थॉमसन जैसे कहते कि इलेक्ट्रॉन नाम का भी कोई चीज होता है, ये एटम से छोटा होता है, एटम में होता है ना। तो अब लोग क्या कहते कि नहीं तुम झूठ बोल रहे, जे थॉमसन कह के गए हाँ वो बढ़िया बात था, कहा था। तो हम वी शुड नॉट डिनाई, हमें वी शुड एडॉप्ट न्यू इन्वेंशन इन न्यू कंसेप्ट ऑफ
न्यू साइंटिस्ट। जो भी लोग नए आते हैं उनका जो भी न्यू कंसेप्ट है, न्यू नजरिया है, जो कह रहे हैं उसे हमें सुनना चाहिए कि नहीं? पर सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है कि उसने सच बताया, फिर ये बात वैसे ही हो जाएगी कि आपको मैं एक बात बताया था कि जियोसेंट्रिक थ्योरी पहले था, चल रहा था ना, टॉलमी साहब दिए थे जियोसेंट्रिक थ्योरी, दिए था, बोला है नहीं? 140 ईस्वी में, कीसा पूर्व में, है ना, टॉलमी। तो टॉलमी साहब ने क्या दिया था? जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया था ना टॉलमी। और इसमें उसने क्या बताया था कि पृथ्वी स्टेशनरी है, मतलब पृथ्वी रुका हुआ है, बाकी सब चक्कर लगाते हैं और सूर्य भी चक्कर लगाता है। और उसने कहा कि पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? सूर्य। और उसने बताया भी था, देखो हम दिखाते हैं, चलो आओ। सुबह उठा के ले गया लोगों को, कहा देखो पूरब में उठ जगा सूरज, और ऐसे ऐसे करते करते शाम को इधर आ गया। तो उसने बताया देखो हम तो पृथ्वी पर खड़े हैं ना, और सूरज इधर से इधर आ गया, चल रहा है कि नहीं सूरज? तो उसने ऐसा ऑब्जर्व किया, तो उसने ऐसा बता दिया। अब बाद में पता चला, अब उस समय हमारे पास थोड़ी था कि स्कोप से हम देख लेंगे, टेलीस्कोप से, ऐसा था ही नहीं हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट, बोला है नहीं? एक लीदी फॉरेस्ट नाम का एक साइंटिस्ट हुआ था जिसने कहा था कि हम चांद पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। उसने पूरा बुद्धि लगाया, बाद में एक स्टेटमेंट पास किया। मतलब साइंटिस्ट था लीदी फॉरेस्ट, उसने क्या बोला? इंसान की इतनी क्षमता कभी नहीं हो सकती कि वो चांद पे पहुंच जाए, है ना। अब बताओ, उसकी बातें सब लोग मान ले तो क्या होता? तो हमें न्यू इन्वेंशन, न्यू आइडियाज को एडॉप्ट करना पड़ता है, नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। साइंस का मतलब तो ग्रोथ ही रुक जाएगा, बोलो है नहीं? तो हमने क्या देखा, अभी आपको मैं बता रहा था कि फिर अगर हम नए इन्वेंशन, न्यू आइडियाज एडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, है ना। कि जैसे कि इसने बताया जियोसेंट्रिक थ्योरी कई वर्षों तक चलते रहा, कई शताब्दियों तक चल रहा है ना। और जब गैलीलियो गैलीली आया तो कहा नहीं, ये तो ऐसा नहीं है। उसने दूसरे तरीके से ऑब्जर्व किया और उसने कहा कि सन स्टेशनरी है। अभी देखो मैं अब तीसरा झलक आपको बताऊंगा। हीलियोसेंट्रिक किसने दे दिया? बोलो है नहीं? हीलियोसेंट्रिक थियरी किसने सोचा? गैलीलियो गैलीली। और इसको उस समय इतनी निरंकुशता थी पोप की, तो उसने कहा कि नहीं, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि पृथ्वी नास्ती है, हमारी पृथ्वी माता है, माता को नास्ती बोल रहे हो, वापस लो अपने स्टेटमेंट। साइंटिस्ट हो तो क्या हुआ, कुछ भी बोलोगे? आपको इस सारी कहानी पता है। और उसमें फाइनली बताया गया कि भाई काहे जान अपना खतरा में बोल रहे हो, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, मान लो कि नहीं है कि नहीं, छोड़ने। तो अब एक्चुअल में वो क्यों हो रहा था? क्योंकि वो प्रमाणित नहीं कर पा रहे थे, पर उनको ये फील हो गया था। एक्चुअल में वो दिखा नहीं पा रहे थे लोगों को, है ना। तो बाद में ही कोपरनिकस और न्यूटन साहब आए तो उन्होंने प्रमाणित भी किया, दिखाया भी, बोला है नहीं। तो ये हो गया। अब वर्तमान समय, अब उस समय मान लिया जाता कि हीलियोसेंट्रिक सूर्य स्थिर है, बाकी सब, तो ये भी गलत है अब। क्योंकि हम क्या पाते हैं, अब बिग बैंग थ्योरी देख रहे हो, बिग बैंग थ्योरी क्या बोल रहे हैं, सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, बोलो। तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरा सोलर सिस्टम ही मोशन में है, वो तो भाग रहा है ना एक दूसरे, अभी आपको बताया ना कि सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, फिर उसके बाद फिर दूर जाएंगे। तो अभी दूर जा रहे हैं, कहोगे कैसे? प्रमाणित कीजिए। 12 में पढ़ना है, रेड शिफ्ट, याद रखना। क्या पढ़ना है? रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट। तो ये 12 में पढ़ना है हमें रेड शिफ्ट के बारे में। और उसमें पता चल रहा है रेड शिफ्ट, आपने पढ़ा प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, तो उसमें लाल कलर दिखता है ना। तो उस सबसे कंसेप्ट निकाला गया है रेड शिफ्ट का, कि रेड शिफ्ट हमें दिखता है। रेड शिफ्ट दिखता है, इसका मतलब ये दूर जा रहे हैं, ठीक है। और ये सब दूर जा रहा है। अब बताओ, पृथ्वी भी दूर भाग रही है, जहां पृथ्वी है एक्चुअल में वहां से तो दूर जा रही है, सन का चक्कर लगा, इसका मतलब क्या? सन का चक्कर लगाते हुए एक्सपेंड हो रहा है। अब पूरा गैलेक्सी, जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, वो पूरे किसी गैलेक्सी का चक्कर लगाते हुए पूरा सोलर सिस्टम दूर भाग रहे हैं एक दूसरे से। तो हम क्या कहें कि सन स्टेशनरी है? नो। अब वर्तमान समय तो हम यही कहेंगे कि जियो स्टेशनरी, नहीं हीलियो स्टेशनरी है, न सूर्य नहीं पृथ्वी, तो सब चल रहा है कुछ। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, देयर इज नो फाइनल थियरी इन साइंस, कुछ भी फाइनल नहीं है। और इसलिए हमें वी शुड अडॉप्ट न्यू आइडियाज एंड न्यू इन्वेंशंस, हमें करना पर चाहिए और करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगा, है कि नहीं। अगर हम कहेंगे नहीं फलना बता के तो एकदम सही था, और उससे हम झगड़ा कर लेंगे, जिस गलीलो गलीली के साथ हुआ। अब देखा गया बहुत सारे, जब ऐसा हुआ तो फिर क्या पाया गया कि यार ये तो सब हो रहा है ऐसे ही, ये तो परिवर्तन होते जा रहा है सब, कोई फाइनल ही नहीं हो पा रहा है। तो हमने इसको ही एक नियम बना लिया, परिवर्तन को ही नियम बना लिया कि देयर इज नो फाइनल थियरी इन साइंस, कि सब कुछ बदल सकता है, समझ रहे। तो आप ऐसा देखो कि जब हम मोशन का नियम पढ़ते हैं और अस्तु ने कुछ और बताया था, न्यूटन से हम कुछ और आके सिद्ध किए, है ना।
डाल्टन साहब एटम के बारे में कुछ और बताए थे, न्यू साइंटिस्ट है तो कुछ और सिद्ध किए। टोल्मी साहब और बताए थे, कोपरनिकस आए तो कुछ और बता दिए, बताया है ना। तो ये चीजें बदल रही है, तो हम कुछ भी फुल एंड फाइनल साइंस में नहीं कर सकते। इसका मतलब ये भी हुआ कि आज जितने थियरी है उस सबको चैलेंज किया जा सकता है इफ यू हैव कैपेबिलिटी। अगर आपके पास है उतनी क्षमताएं, आप उतना सोच पा रहे हैं, जो न्यूटन और आइंस्टीन ने सोचा था उससे ज्यादा सोच पाए, मतलब हाथी को आप दूसरे तरीके से देख के आ जाए, तो आप कह सकते हैं हाँ अब सोच के देखो कि कुछ लोग थे उनको आंख नहीं थी तो ऐसा कर रहे थे, आपके पास उनसे थोड़ा सा ज्यादा दृष्टि आ जाए, अब चारों ओर चक्कर लगा हुआ सब तो टोटा किया जाए, फिर आके बोलो कि नहीं उसका कुछ पार्ट्स जो है वो सांप की जैसा है, कुछ पार्ट्स खंभे की तरह है, और कुछ पार्ट्स पहाड़ की तरह है, और कुछ पार्ट्स सुपा की तरह, ऐसा कह सकते हैं, है कि नहीं। तो आदि यदि आप ऐसा कर पाए, मतलब साइंस में ऐसा कुछ सोच पाए और उन लोगों से ज्यादा सोच पाए, तो हम नए चीजें खोज पाएंगे, बोलो है नहीं। हाँ, यूनिवर्स में दिशा होता है, दिशा मतलब जान सकते हैं दिशा कौन सा है यूनिवर्स में। देखो एक्चुअल में हम देखेंगे सब कुछ माना गया है, ऑर्बिट्रेरी है, हमने माना है इसको कि ये चीजें हमको ये करना है, तो हम जो भी हम कहते हैं कि ये ईस्ट है वेस्ट है, तो हम अपने हिसाब से उसको डिफाइन किए हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि यूनिवर्स सिकुड़ फैल रहा है तो किस दिशा में फैल रहा है, तो ऐसे फैलने का मतलब यही होता है ना, तो जैसे ऐसे है तो ऐसे एक्सपेंड कर रहा है। जैसे इधर भागे कोई इधर भागे, हाँ तो सब हो रहा है ना, एक्सपेंशन वही है। देखो एक्चुअल में ये नहीं कहेंगे यूनिवर्स किस दिशा में जा रहा है, एक्सपेंशन का मतलब होता है जैसे गोल है, गुब्बारा हम फुला रहे हैं, गुब्बारा फुला रहे हैं तो सभी दिशा में जा रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है इसका मतलब हम गुब्बारा फुला रहे हैं, हवा भरते जा रहा है फूलते जा रहा है, तो किस दिशा में फूलता है, सबतर दिशा में फूलता है ना, चारों साइड में, मतलब ऑल, चार तो दिशा नहीं होता ना, ज्यादा दिशा होता है। किस दिशा में भाग रहा है तो ऐसा नहीं कहेंगे हम, देखो एक्चुअल में हम क्या सोचेंगे, ये एक्सपेंड कर रहा है, आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ ये पूर्व दिशा में जा रही है पश्चिम दिशा में जा रहा है, ऐसा आप नहीं कह सकते, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि देयर इज नो फाइनल थियरी इन साइंस, कुछ भी फुल एंड फाइनल नहीं है, सब चीजें बदल सकती है, किसी पे भी चैलेंज किया जा सकता है अगर आपके पास उतनी क्षमता है और कैपेबिलिटी और प्रूव करने की क्षमता है तो। अब मान लो वर्तमान समय जो पीएचडी कर रहे होंगे, कुछ लोग तो फिजिक्स में कर ही रहे होंगे, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से कर रहे होंगे, तो फिजिक्स में जो पीएचडी कर रहे होंगे तो वो क्या काम कर रहे होंगे, सब चीजें पढ़ लिए, फिर वो देखेंगे लेबोरेटरी, लैब में वो पूरा व्यवस्था रखती है, एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, फिर कुछ नया कंसेप्ट लाएंगे, बोला है नहीं। तो जब हम पढ़ेंगे तो किसी भी चीजों पे जब चीजें बताई जाएगी तो हम उस पर स्टडी करके नया कंसेप्ट रख सकते हैं। जैसे जे जे थॉमसन ने कहा इलेक्ट्रॉन के बारे में, एटम के बारे में, तो आगे रदरफोर्ड कहे कि हम देखना चाहते हैं, तो उन्होंने अपना किया, तो उसके बाद उसने न्यूक्लियस खोज दिया, बोला है नहीं। तो ऐसे ही होता है, एक साइंटिस्ट कुछ बोलते हैं उस पर हम कुछ देते हैं, चीजें गलत सही होती रहती है, बोलो। एक और चीज हम लेते हैं, इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि लाइट्स के बारे में, तो हम लाइट्स में क्या देख पाते हैं कि न्यूटन ने बताया था कॉर्पस्कुलर थ्योरी, और न्यूटन ने कहा कि ये पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल है, और एक बुलेट की तरह, जैसे गोली निकलता है बुलेट से धन धन धन, तो उस तरह से लाइट्स निकलते हैं पार्टिकल्स के फॉर्म, एक के पीछे एक के पीछे एक जाता है। और उसने रिफ्लेक्स जो आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा है, जैसे रिफ्लेक्शन में परावर्तन का नियम पढ़ते हैं ना, कि लाइट आके पड़ता है और इधर चला जाता है, बोल होता है ना ऐसा, तो उसने बताया कि देखो हम बॉल लेते हैं ऐसे मारेंगे फिर ऐसा चल जाएगा, ये रिफ्लेक्शन ही तो हुआ। तो उसने कहा कि लाइट आएंगे और इधर रिफ्लेक्ट होंगे, तो जब हम कण मानते हैं ना तो रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन हो जाता है। लेकिन जब आगे की जो फेनोमेना न्यू खोजे गए तो उसमें पता चला कि पार्टिकल्स माने तो एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। तब फिर हाइगेन साहब है, उन्होंने कहा कि नहीं, लाइट जो है एक वेव है। दरअसल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि लाइट कैसे चलता है, सीधा लाइक एरो या लाइक वेव, तो आप क्या कहेंगे। तो 10वीं में यही पढ़ाया जाता है, और बच्चे अंधविश्वास में रहते हैं कि जो लाइट होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है, ये बहुत पहले की बात है, वही माना जाता था कि हाँ सीधी रेखा में गमन करता है। जब हम एरो की तरह कब मानेंगे, जब पार्टिकल्स की तरह है। लेकिन हाइगन साहब कहिए देके चले गए कि ये वेव की तरह चलता है, समझ रहे हो, तब वेव तो ऐसे ऐसे होता है ना, हाँ वाटर वेव देखा कैसे, अब नदी के किनारे पे जाओ एक पत्थर फेंको आप देखोगे ऐसे, तो वेव की तरह चलता है, और वेव हमें मानना पड़ता है, क्यों, कुछ चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। और हाइगेंस ने जो बताया था ना आपने, वेव जो टू टाइप के होता है, ट्रांसवर्स, अपने पता अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, तो हाइगेंस साहब ने अनुदैर्ध्य बताया था, पर अनुदैर्ध्य जब पढ़ा, अब मान लिया गया, तो जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है, प्रकाश का ध्रुवन, वो एक्सप्लेन नहीं हो पाता, तो फिर हमें अनुप्रस्थ मानना पड़ता है।
तो फ्रेनेल साहब है, फ्रेनेल, तो फ्रेनेल ने कहा कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ है। और अपने ऊपर है ना, 10वीं में भी आप पढ़े होंगे कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये सब चीजें पढ़नी होती है। तो नए देख रहे हो किस तरह से चीजें बदल रही है, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, समय बीत रहा है तो कुछ नया चीज आ जा रहा है, फिर समय बदल रहा है तो कुछ नया चीज आ जा रहा है, समझ पा रहे हो? ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि न्यूटन्स और जो आइंस्टीन है, ये हमारे साइंस के दोनों हीरो है। तो इन लोगों ने जितने थियरी दिया है, तो सारे थियरी जिस समय वो जीवित थे तो बेस्ट माना जाता था कि ये तो मतलब गजब का थियरी है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल की तरह बताऊं कि अब यूनिफिकेशन साइंस का रूल है फिजिक्स का, कि हम चाहते हैं कि सब चीजों को थाउजेंड्स ऑफ फेनोमेना को छोटे से नियम में एक्सप्लेन कर दे, वन या मिनिमम। हम तो चाहते हैं कि एक हो जाए, कि एक कंसेप्ट पढ़ो काम हो गया, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए हम कर नहीं पाएंगे मतलब साइंस नहीं हो पाया, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि हम कुछ तो साइंस अब तक नहीं कर पाया है, एक नियम बना नहीं पाया है। तो फिर भी तो पहले क्या होता था ना कि अगर पर्वत से पानी गिर रहा है तो उसके लिए अलग एक्सप्लेनेशन होता था, है ना। और अगर हमने गड्ढा खोना नीचे चला गया तो उसका अलग एक्सप्लेनेशन होता था। चांद अगर पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है तो उसका अलग एक्सप्लेनेशन होता था। तो सब चीजें अलग अलग होती थी। लेकिन न्यूटन है तो क्या कहा, नहीं सबके पीछे एक ही कारण है, इफ टू बॉडी हैज मास देन अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दो वस्तुओं के पास द्रव्यमान है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और इसी नियम को हमने ग्रेविटी का नियम उन्होंने नाम दिया, और ये चल पड़ा। और उसके बाद हम इससे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर लिए कि नहीं। तो पहले तो अलग नियम था, उसी घटना को एक्सप्लेन करने के लिए अलग नियम थे। न्यूटन साहब आए तो अलग नियम दिए। तो ये नियम बदल रहा है और न्यूटन साहब चले गए। तो क्या लगता है तुम्हें कि अब चैलेंज नहीं किया गया होगा उसको? अब वो थे तो अरस्तु के कई नियम को चेंज किए, और कोई साइंटिस्ट थे उसके कई नियम को चेंज किए। तो धीरे धीरे तो हमारा सिस्टम टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है ना, तो हम अपनी आंखें खोलते जा रहे हैं, है ना। पहले अंधे थे, अब तो थोड़ा दिख भी रहा है जितना आंख है उससे भी बड़ा बड़ा छोटा चीज, वो आंख देख पाता है उससे छोटा चीजों को हम देख पाते हैं। तो हम लाते हैं माइक्रोस्कोप, है ना। टेलीस्कोप देखो, यहाँ बैठे बैठे हम शुक्र ग्रह मंगल ग्रह को देख पाते हैं, है ना। पृथ्वी पर है टेलीस्कोप के सहारे बड़ा चीज हम देख पाते हैं। तो अब क्या हो पा रहा है कि हम चीजें देख पा रहे हैं ज्यादा, तो हम अब न्यूटन के भी थियरी को चैलेंज दे पा रहे हैं साइंस में। हम नहीं दे पा रहे, साइंस वाले की बात कर रहे हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि अभी न्यूटन के बहुत सारे ऐसे थियरी हैं जिसमें गलतियां पाई गई है। न्यूटन उसके बाद आइंस्टीन के जितने सारे थियरी है उसमें भी बहुत थियरी में कुछ गलतियां पाई गई है। तो इसका सिंपल सा मतलब है, कितना भी बड़ा इंसान हो, जो हमको लग रहा हो कि ये तो एकदम धांसू आदमी है, कितना भी बड़ा इंसान हो, अगर उसने कुछ बोल दिया है तो फुल एंड फाइनल नहीं मानना है। इसी को अप्लाई करो अपने जनरल लाइफ में, कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ बोला कि ऐसा होता है, यू कैन चैलेंज कैसे होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, आप उससे पूछ सकते हैं। अगर उसने एक्सप्लेनेशन दिया, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे भी क्षमता देखने का उतना ही है तो मान लो, और लग रहा है नहीं इसको चैलेंज किया जा सकता है, तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हो। और अगर लगता है कि आपका टाइम वेस्ट होगा तो बोल दो ठीक है, पर अपना दूसरा कर लो, समझ रहे हो। तो लाइफ में भी यही होता है। मैं आपको एक और बात याद दिला दूं, ये जो हम पढ़ते हैं ना, डेमोक्रेसी बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, अब्राहम लिंकन, कितना फेमस, इतना फेमस कोटेशन है ना कि किसी से पूछो तो उसको याद रहता है ना। चूंकि अमेरिका का व्यक्ति है तो ऐसे ही अमेरिका का व्यक्ति हीरो लोग मान लेते हैं कि तो हीरो ही होगा ना। तो उसने दिया तो लोगों को लगा कि एकदम सही है, राष्ट्रपति भी बना था, अब्राहम लिंकन साहब बने थे ना, तो उन्होंने दिया तो लोग सही मान लिए। अब हमारे जो भीमराव अम्बेडकर है संविधान सभा में चैलेंज कर दिए, ऐसा कैसे हो सकता है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, बस 3 गो से हो गया है ना। एक्चुअल में हुआ क्या था कि देखो, जो बाय द पीपल फॉर द पीपल, अब मान लो कि इस देश की जनसंख्या है 5000, मान लेते हैं, कितना, 5000। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो लोग अमीर हैं वो वोट देंगे। अब जो लोग अमीर हैं उनको वोट देंगे, तो इसमें अमीर लोग कितना होंगे, मान लो 100 लोग होंगे, 1000 मान लेते हैं, और चलो, तो अब 1000 लोग अमीर हैं, उनको वोट देने का अधिकार दे दिया। अब ये चुनेगा, वोटिंग करेगा, तो बाय द पीपल तो कहेंगे ना, क्योंकि आदमी ही चुन रहा है। पर 4000 क्या कर रहे हैं, झक मार रहे, ट्रच मारने आए हैं तो बाय द पीपल फॉर द पीपल वाली कॉन्सेप्ट नहीं, सबकी सहभागिता होनी चाहिए, मतलब सबको लो, खाली बाय द पीपल से काम नहीं चलना चाहिए मतलब कि अब 4000 छोड़ नहीं सकते। तो कितना बड़ा से बड़ा इंसान भी अगर कुछ बोला है, स्टेटमेंट पास किया है, तो हम क्या कह सकते हैं, देयर इज नो फाइनल थियरी, वो पत्थर का लकीर नहीं है कि बदल नहीं सकता।
बदला जा सकता है। तो साइंस में अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं और दूसरे लोग अगर दूसरे जगह बैठे हुए हैं, तो आप में उनमें इतना अंतर होना चाहिए कि आपके पास एक ब्रॉडर नॉलेज होगा, अब सेंस होगा, और आप ये सोच पाएँ कि नहीं, साइंस में तो बहुत कुछ सिद्ध किया जा सकता है अभी। ऐसा लगता होगा ना कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? ये लोग साइंटिस्ट कैसे बन जाते होंगे, है ना? तो अब पता चला कैसे बनते हैं। अगर हमारे पास आँख हो जाए, हम देख पाए हाथी के उस पार भी, तो किस थ्योरी को दिया जा सकता है, और जितने थ्योरी उसको चैलेंज किया जा सकता है। ओपन चैलेंज मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर अच्छा से पढ़ा जाए तो जितना थ्योरी सबको चैलेंज किया जा सकता है। जब मुझे याद आ रहा है कि जब 9वीं क्लास में मैं था, 9th क्लास में, तो अखबार में एक बार आया था। उसका अमन के ऐसा कुछ नाम था लड़का का। उसने चैलेंज किया था न्यूटन के थ्योरी को, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाया। बाद में पता चला कि नहीं, ये सही नहीं है, तो उसको फिर कहा गया कि आपकी थ्योरी गलत है ना? उसने चैलेंज कर दिया था न्यूटन की थ्योरी, सोचो। तो ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे की टॉपिक हम देखते हैं।